हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। भैया आइए हम सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है भैया कि हम सभी लोग एस टेट यानी अगर सुपर टेट की बात किया जाए तो सुपर टेट के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों का साइंस और इतिहास कवर करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। और साइंस में अगर बात किया जाए या इतिहास की अगर बात किया जाए भैया, तो आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि हम सभी लोग अगर बात किया जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया गया है। और साइंस के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे कि मेरे द्वारा बायोलॉजी का शुरुआत किया गया है। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है हम सभी लोग भारतीय क्या पढ़ा जा रहा है भैया, हम सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्या पढ़ रहे हैं भैया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा और परिचर्चा पिछले लेक्चर में किया गया था भैया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे, है ना। अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो हम सभी लोग, हाँ सर, हम सभी लोग अगर बात किया जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत बात किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम सभी लोग तीन भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे भैया। कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा तो आप सभी लोग कहेंगे कि हम सभी लोग इसके तीन भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे। हम सभी लोगों ने पहला भाग अगर बात किया जाए क्या देखा गया था तो उदारवादी चरण देखा गया था। कौन सा चरण देखा गया भैया, आप सभी लोग कहेंगे उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय काल आप सभी लोग कहेंगे 1885 से स्टार्ट होता है और 1905 तक का समय काल क्या कहलाता है, उदारवादी काल कहलाता है। जबकि अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों कि द्वितीय चरण क्या कहलाता है तो आप सभी लोग कहेंगे उग्रवादी चरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, उग्रवादी चरण कहलाता है। उग्रवादी ये चरण की अगर समय काल की आप बात कर रहे होंगे तो 1905 से लेकर 1919 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो उग्रवादी ये चरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 1919 से लेकर अगर मैं बात करूं 1947 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो गांधी युग के अंतर्गत पढ़ते हैं भैया, गांधी ईरा के अंतर्गत पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। और अगर बात किया जाए कि उग्रवादी ये चरण 1905 सॉरी उदारवादी युग 1905 तक कब तक पढ़ा जाता है भैया, तो मैंने बताया था बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन भारतीयों के द्वारा चलाया गया था जो है स्वदेशी आंदोलन, जो कि 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था। इस आंदोलन के पूर्व तक की कहानी हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं भैया तो उदारवादी युग के अंतर्गत पढ़ते हैं। 1905 से लेकर यानी स्वदेशी आंदोलन से लेकर मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं 1919 में खिलाफत आंदोलन के पूर्व तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो आप सभी लोग कहेंगे भैया कि 1905 से लेकर 1919 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं जो है उग्रवादी चरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए 1919 से लेकर 1947 यानी खिलाफत आंदोलन से लेकर 1947 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं भैया, आप सभी लोग कहेंगे गांधी युग के अंतर्गत पढ़ते हैं। गांधी जी ने 3 अखिल भारतीय आंदोलन और 3 क्षेत्रीय आंदोलन के जरिए अपना जो है संचालन करते हैं। हम सभी लोग पिछले क्लास में जो है इस पे चर्चा और परिचर्चा कर रखे थे कि भैया उदारवादी युग के नेता कौन कौन से थे, तो मैंने बताया ट्रिपल एम हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। वहीं पर उदार उग्रवादी चरण की अगर मैं बात करूं तो लाल बाल पाल और घोष बताया। गांधी युग के अंतर्गत हमने बताया मेरे प्यारे साथियों जो है कौन होंगे तो गांधी स्वयं होंगे। आगे अगर बात किया जाए भैया तो हम सभी लोग आज शुरुआत क्या करने वाले हैं तो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कि जो ये भारतीयों में जो है आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों
कि भारतीय या भारतीयों में जो ये राष्ट्रीयता का उदय हुआ, तो भारत जो है ये क्या कारण रहा, है ना। जैसे अगर बात किया जाए कि भारतीयों में भाई राष्ट्रीयता का उदय क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण रहा, और जब मैं आप लोगों को, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो कब, क्यों, कैसे, उसको जरूर ऐड करके पढ़ें। भाई इसके पहले का जो इतिहास है, क्या वह स्वतंत्रता संग्राम का नहीं है? क्या उसके पहले अगर बात किया जाए, भारतीयों में जो है राष्ट्रीयता का उदय नहीं था, राष्ट्रीयता नामक चीज नहीं थी? क्या कारण रहा कि भारतीयों में राष्ट्रीयता के प्रति जो है जागरूक हुए, उनके अंदर राष्ट्रीयता आई? तो आप कहेंगे कि भारत में संगठित रूप से, भारत में संगठित रूप से मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय आंदोलन का आप देखेंगे उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। भारतीय, आप कहेंगे भारतीय में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है मेरे प्यारे साथियों। और आप देखेंगे 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब ये भैया, ये देखिए 1885 से लेकर जो है 1905, यानी 19वीं शताब्दी के लास्ट में भैया, है ना। समझ में आया होगा। अब अगर बात करें कि भारतीयों में राष्ट्रीयता का भावना के उदय के कारण हम और आप नहीं थे, इसका स्वयं कारण कौन था मेरे प्यारे साथियों? तो आप सभी लोग कहेंगे इसके स्वयं कारण थे अंग्रेज स्वयं। कौन थे भैया? अंग्रेज स्वयं थे। कैसे थे सर, ये भी बताइए। हाँ जी भैया, ये भी बताएंगे, काहे टेंशन ले हैं आप, जो है मुझसे इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में मेरे प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, बाहर नहीं जाने दूंगा। साइंस का क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। ब्रिटिश शासन आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों जो है ने एक आधार तैयार किया, हमारे अंदर राष्ट्रीयता का उदय हो, इसका आधार ब्रिटिश शासन ने स्वयं तैयार किया मेरे प्यारे साथियों। मतलब सर आप देखेंगे भारत में राष्ट्रीय स्तर के उदय एक नहीं मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे निम्नलिखित कारण है। कितने कारण है? निम्नलिखित कारण है। जैसे अगर मैं पहला बात करूं तो आर्थिक कारण। क्या देखेंगे भैया? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब सर अगर बात किया जाए, आप कहेंगे यह राष्ट्रवाद के विकास में प्रमुख कारण बना। जैसे अगर बात किया जाए, अंग्रेजों की आर्थिक नीति शोषण परक थी मेरे प्यारे साथियों। मतलब सर भू राजस्व व्यवस्था, जिसको आप अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, या इसी को आप इस्तमरारीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? इस्तमरारीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। रैयतवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया, ये भाई हम कृषकों के लिए एक शोषण था। भाई जमीन हमारी होगी, मालिक कोई दूसरा होगा, कृषि हम कर रहे हैं, लगान कोई दूसरा तैयार करेगा। समझ रहे हैं? तो हम सभी लोग जो है आर्थिक शोषण देखा जाएगा, आर्थिक नीतियां देखा जाएगा। फिर आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, हमने बताया एक कारण नहीं बल्कि अनेकों कारण थे। तो अन्य कारण की अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण मेरे प्यारे साथियों, मतलब सर अगर बात किया जाए, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। जैसे मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे अभी तक वो पढ़ाई लिखाई अपनी नहीं कर रहे होंगे, अब वैकेंसी आई, है ना, और अलर्ट हो गए, जागे, मेहनत करेंगे, जोरदार तरीके से पढ़ेंगे और जोरदार तरीके से पढ़ के सिलेक्शन लेंगे, जग जाएंगे, है ना। पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। आप देखेंगे पुनर्जागरण राष्ट्र जो है
राष्ट्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मेरे प्यारे साथियों। जैसे सर अगर बात किया जाए, राजा राम मोहन हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद जी हो गए। हाँ, हाँ, सॉरी भैया, माफ कीजिएगा भैया। चलिए, अगर आप सभी लोगों ने देखा भैया, लाला लाजपत सॉरी राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद जी हो गए, ये सभी लोग भारतीयों के अंतर मन को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी, किसने कहा भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि और सर्वोत्तम है। स्वदेशी यानी स्वयं का देश सर्वोत्तम एवं सर्वोपरि है। फिर आगे हम सभी लोग देखेंगे प्रेस और साहित्य की भूमिका। प्रेस और साहित्य की भूमिका देखा जाएगा, और वहां पर मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को कि प्रेस किसका देन है, तो आप कहेंगे पुर्तगालियों का देन है। सबसे पहले प्रेस कहां स्थापना किए, तो कहेंगे गोवा में स्थापित किए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो संचार साधन का विकास हो गया, यानी रेल हो गया, डाक हो गया, तार हो गया। भाई रेल का विकास अंग्रेज हमारे लिए और आपके लिए थोड़ी ना किए थे। रेल का विकास तो उन्होंने अपने लिए किया ना भैया। सर अपने लिए कैसे किए, जरा बताइए। भाई रेल का यूज हम और आप भी कर रहे हैं, तो अंग्रेज अपने लिए कैसे किए, तो समझिए ना भैया कैसे किए। वह रेल का विकास अपने लिए किए। कैसे सर? देखिए, जब रेल रहेगा तो आसानी से कहीं पर अगर कोई आंदोलन या कोई जो है क्रांति चलाई जाएगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैनिक अंग्रेज को, है ना, अंग्रेज अपने सैनिक को आसानी से परिवहन करवा सकते हैं। कच्चे माल की अगर बात किया जाए, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन आसानी से हो सकता है। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने लिए तो किया, लेकिन उसका फायदा हम भारतीयों को मिला। कैसे मिला भाई? जब रेलवे का विकास आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, है ना, 16 अप्रैल 1853 को होता है। बाकी हम सभी लोग बताएंगे, पढ़ा जाएगा कि पहली बार कहां से कहां तक जो है रेल चलाई गई। उसके जो है 3 डब्बे थे भैया, सिंध साहब सुल्तान, है ना, सिंध साहब सुल्तान। कितनी यात्री थे, कितने किलोमीटर थे, सब पर चर्चा किया जाए। अभी बस एक भूमिका बनाइए कि क्या कारण रहा कि हम भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। भाई क्या कारण रहा? उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो है लॉर्ड लिटन की नीतियां। सर लॉर्ड लिटन की नीतियां क्या थी? तो आप देखेंगे दिल्ली दरबार का आयोजन। भाई दिल्ली दरबार का 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है। 1877, 1903, फिर 11। जिस समय जो है कि हमारे भारत में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, ये दिल्ली दरबार जब लग रहा है भैया, तो उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो जनता ने इनकी नीतियों को, इनके कुरीतियों को समझा, तो लॉर्ड लिटन की नीतियां हो गई। एक तो आप कहेंगे दिल्ली दरबार का आयोजन हो गया मेरे प्यारे साथियों। पहला दिल्ली दरबार आप सभी लोग कहेंगे 1877 देखा जाएगा। द्वितीय दिल्ली दरबार आप सभी लोग कहेंगे, है ना, द्वितीय दिल्ली दरबार की अगर मैं बात करूं कि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो आप सभी लोग देखेंगे 1903 में हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ भैया, जो है तो आप देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में हुआ। जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था, उसका क्या किया गया भैया,
कैंसिल करने का जो है ऑर्डर दिया गया। समझ रहे हैं मेरी बात मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखेंगे आप, है ना। आप देखेंगे कि इसी को हम जो है, उसके बाद आंग्ल जो है अफगान जो है वार देखेंगे। आईसीएस की उम्र की अगर बात किया जाए 21 से घटाकर 19 कर देना, 21 से घटाकर 19 कर देना, ये सभी अगर बात किया जाए तो भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता का उदय का एक बेहतरीन कारण बना मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोग, मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। जितनी कहानी हम सभी लोगों ने समझा, आइए एक एक पॉइंट को हेडिंग कर जो है नोट डाउन कर लिया जाए भैया, है ना। तो हमारी हेडिंग क्या होने वाली है भैया, तो आप सभी लोग कहेंगे हमारी हेडिंग होगी भैया जो है भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का कारण, या भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय का कारण। आइए भैया हेडिंग करेंगे भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय का कारण। भारतीयों में राष्ट्रीयता के उदय का कारण, यही देखा जाएगा भैया। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं जो है, 1 मिनट का समय दीजिएगा भैया। चलिए भैया, है ना, भारतीयों में राष्ट्रीयता के उदय का कारण हम सभी लोग देखेंगे। तो एक लाइन पहले आप सभी लोग लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे, भारतीयों में राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया। उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीयता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जगह। ठीक है भैया, उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक लाइन लिखेंगे भारतीयों में राष्ट्रीयता भावना के उदय का कारण। अगला पॉइंट लिखेंगे भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय का कारण है ना। उदय का कारण हम और आप नहीं थे भैया, स्वयं कौन थे, आप कहेंगे भैया अंग्रेज खुश थे। तो उदय का कारण ब्रिटिश शासन की नीतियां थी। ठीक है भैया, अब हम सभी लोग एक एक के करके या एक लाइन और लिख लेंगे भैया। आइए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय का कारण। भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय का कारण एक नहीं बल्कि निम्नलिखित था। क्या था भैया, निम्नलिखित था। जैसे अगर बात किया जाए तो मैं दूसरा पेज लेता हूं भैया, पहला कौन सा कारण बना, तो आप लिखेंगे आर्थिक नीतियां। पहला क्या था भैया, आप सभी लोग हम क्या पढ़ने वाले हैं,
आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां। और हम सभी लोग इसको समझ चुके हैं। एक लाइन पहले लिखेंगे भैया, अंग्रेजों की आर्थिक नीति, अंग्रेजों की आर्थिक नीति, आर्थिक नीति शोषण परख थी। जैसे जैसे भू राजस्व व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था भैया, भू राजस्व, सॉरी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आप सभी लोग कहेंगे जमींदारी व्यवस्था, है ना भैया, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। दूसरा अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे महालवाड़ी, महालवाड़ी। और तीसरा आप सभी लोग देखेंगे रैयतवाड़ी। क्या देखेंगे भैया, रैयतवाड़ी देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, रैयतवाड़ी। आइए अब हम सभी लोग एक एक करके अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, जमींदारी व्यवस्था क्या होता है, कब आया गया, किसके द्वारा लाया गया, रैयतवाड़ी किसने लाया, महालवाड़ी किसने लाया, इन सभी पर हम सभी लोग चर्चा और परिचर्चा करते हैं भैया, है ना। आइए एक चार्ट बनाइएगा भैया, और जो है इनकी आर्थिक नीति जो है नीतियां कितनी थी भैया, 3 थी। और तीनों को भैया वित्त चार्ट हम सभी लोग समझते हैं। पहली अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे भैया, है ना, पहली कौन सी हमने बताया, तो आप सभी लोग कहेंगे जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, या इसी को अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम सभी लोग इस्तमरारीय व्यवस्था कहते हैं, इस्तमरारीय व्यवस्था कहते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहेंगे जो है रैयतवाड़ी आया था कि महालवाड़ी आया था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए भैया, पहले रैयतवाड़ी आया था या महालवाड़ी आया था, आप सभी लोग बताइएगा। चलिए, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी के बाद अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे महालवाड़ी था। क्या था भैया, महालवाड़ी। क्या चीजें समझ में आ रही है। अब आइए हम सभी लोग एक एक पर जो है बेहतरीन रूप से क्या किया जाता है भैया, चर्चा और परिचर्चा किया जाता है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। आप सभी लोग इसकी टेंशन कतई मत लीजिएगा जो है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं अस्थाई बंदोबस्त का, या जो है जमींदारी व्यवस्था का, या इस्तमरारी व्यवस्था का, है ना, तो इसे क्यों अस्थाई बंदोबस्त कहा गया, आइए समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप देखेंगे कि मार्च 1793 में इसे कौन लागू कर रहा है, तो कार्नवालिस लागू कर रहा है, मार्च 1793 में। और अगर मान लीजिए भैया पेपर बनाने वाला ये पूछ ले कि कितने मार्च को लागू हो रहा है, तो कहिएगा मेरे प्यारे साथियों 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए। इसमें अगर बात किया जाए जमीन का भूस्वामी किसको बनाया गया, जमीन का मालिक किसको बनाया गया,
तो आप सभी लोग कहेंगे कि जमीन का मालिक या जमीन का भूस्वामी किसे बनाया गया? तो भैया जमींदार को बनाया गया। किसको बनाया गया? जमींदार को बनाया गया। आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि जमींदार क्या करते थे? कृषकों से यानी किसानों से लगान वसूलते थे। जमींदार एक बीच में भैया आप कह सकते हैं माध्यम बना दिया गया जमींदार को। ये किसान से लगान को वसूलेंगे और अंग्रेजों को ले जाके देंगे। भैया वसूलना होगा 1 रुपया, वसूलेंगे कितना भैया? 10 रुपया। और इन्होंने ये किया भी। और जो किसान जो है आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों लगान नहीं दे पाता था, उसकी जमीनें क्या हो जाती थी? जब्त हो जाती थी। 10/11 भाग अगर बात किया जाए, है ना, 10/11 भाग अंग्रेज लिया करते थे। यानी जो है जमींदारों को किसको देना पड़ता था भैया? 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था। और 1/11 भाग अगर बात किया जाए, कितना भैया? 1/11 भाग कौन लेता था? तो आप कहेंगे जमींदार लेता था। ये तो एक निर्धारित टैक्स था ना भैया कि इतना लिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अंग्रेज 11 रुपया वसूलेंगे? 10/11 का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि अगर 11 रुपया है तो 11 रुपए में 10 रुपए अंग्रेज लेते थे और 11 बचा 1 रुपया, तो 1 रुपया कौन लेता था? जमींदार लेता था। इसी जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के अंतर्गत आप सभी लोग देखोगे मेरे प्यारे साथियों सनसेट लॉ आता है। सनसेट लॉ का मतलब इसी को हम सभी लोग सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। मतलब जो जमींदार होते थे वह लगान को या कर को या टैक्स को अंग्रेजों को सूर्य के डूबने से पहले यानी सूर्यास्त होने से पहले जमा करना होता था, ले जाके उनके पास पहुंचाना होता था। नहीं तो उनकी जमींदारी क्या होती थी? नीलाम हो जाती थी। जमींदारी क्या होती थी मेरे प्यारे साथियों? आप सभी लोग कहेंगे कि जमींदारी ही नीलाम हो जाती थी। और मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे साथियों पूरे 1 वर्ष में, है ना, पूरे 1 वर्ष में अगर बात किया जाए तो 13 जो है आप देखेंगे 3,75,00,000 रुपए वसूलने की मांग होती थी कि कम से कम इतना लगान आना चाहिए। 3,75,00,000। लेकिन जमींदारवे वसूलते कितने थे? समझ समझ जानते हैं आप सभी लोग भैया? जमींदार 13 करोड़ रुपया वसूलते थे। 13 करोड़ वसूलना कितना था? 3,75,00,000 जो है लाख। और वसूलते कितना थे भैया? तो आप सभी लोग कहेंगे 13 करोड़ वसूलते थे। सोचिए कितना बीच में, है ना, मिचौलिया बन के ये अपने पास रखते थे। अरे भैया गांवों में आप सभी लोग देखे होंगे जो है एक आध दो गांव में मिल जाते हैं कि भैया इनका दद्दा जमींदार। आप देखेंगे कि उनके पास भैया जो है खेत वगैरह की जो है बीघा जो है 100 बीघा 50 बीघा जमीनें होती हैं। तो उनकी जमीनें नहीं है मेरे प्यारे साथियों, वह किसानों की जमीनों को हड़पा गया है जो सही से सही टाइम पर लगान नहीं दे पाए, है ना। चलिए आइए लिखते हैं भैया। आइए एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लिया जाता है। पहला पॉइंट लिखेंगे 22 मार्च 1793 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। किसने लागू किया भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अगर मैं क्षेत्र की बात कर लूं मेरे प्यारे साथियों कि क्षेत्र कौन कौन सा था, तो कहां पे लिख दूं भैया? चलिए यहां पर लिख देता हूं भैया। अगर क्षेत्र की बात करूं तो आप सभी लोग क्षेत्र में कहेंगे बंगाल था। क्या था भैया? बंगाल था। और दूसरा अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहिएगा बिहार था। तीसरा अगर बात किया जाए तो उड़ीसा था, उड़ीसा। और अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो उत्तरीय कर्नाटक था। क्या था भैया? उत्तरीय कर्नाटक था। कौन था भैया? उत्तरीय कर्नाटक था। और अगर बात किया जाए तो आप है ना भैया। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो आप सभी लोग कहेंगे 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। और क्षेत्र की बात करेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जो है उत्तर प्रदेश का जो है कुछ क्षेत्र था वाराणसी। कौन था भैया? वाराणसी। और वाराणसी के बाद मान लो ऑप्शन में ना रहे, दूसरा क्षेत्र पूछे तो आप सभी लोग कहिएगा गाजीपुर। कौन सा क्षेत्र था भैया? गाजीपुर था। लागू कौन कर रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों जो है क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और कहेंगे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश का सिर्फ वाराणसी। और आप सभी लोग क्या कहेंगे भैया? गाजीपुर का क्षेत्र था। जहां पर अगर बात किया जाए और आप कहेंगे कुल ब्रिटिश क्षेत्र का कितने परसेंट क्षेत्र पर लागू था मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहिएगा 19% क्षेत्र पर। कितने परसेंट क्षेत्र पर लागू था भैया? 19% क्षेत्र पर यह जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू था। क्षेत्र हो गया भैया, है ना। आइए दूसरा पेज लेते हैं भैया जो है हम सभी लोग। उसके बाद आप सभी लोग पॉइंट करके लिखेंगे भैया। क्या पॉइंट करके लिखेंगे? जमीन का भूस्वामी, जमीन का भूस्वामी, भूस्वामी जमींदार होते थे, जमींदार होते थे, है ना भैया। आगे अगर बात करूं तो आप सभी लोग कहेंगे 10/11 भाग अंग्रेज लेते थे। और अगला अगर बात किया जाए 1/11 भाग जो है कौन लेता था भैया? जमींदार। ठीक है। आप फिर अगला पॉइंट कहेंगे भैया, नोट करके लिखेंगे जमींदारी या सूर्य लिख लेंगे भैया। इसी ये व्यवस्था सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून या इसी को क्या कहा जाता है भैया? सनसेट लॉ, जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था। जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था। आपसे प्रश्न बनेगा भैया कि सनसेट लॉ किससे संबंधित है? महालवाड़ी से है, इस्तमरारी से है, या अगर बात किया जाए रैयतवाड़ी से है, तो आप सभी लोग कहेंगे सनसेट का संबंध किससे है भैया? इस्तमरारी से है। क्योंकि जमींदारी या व्यवस्था को जो है हम सभी लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्या चीजें क्लियर हैं भैया? आगे बढ़ा जाए जो है कोई कंफ्यूजन हो तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं भैया।
फिर आगे मैं बढ़ता हूं, हम सभी लोग जमींदारी व्यवस्था को देखा गया जो है 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू कर रहा है। फिर अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो है उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर और वाराणसी का सिर्फ 2 क्षेत्र आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि कुल टोटल क्षेत्रफल का 19% क्षेत्रफल लागू हुआ। 10/11 भाग अंग्रेज लेते थे, 1/11 भाग जमींदार लेता था। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था, तो आप कहेंगे जमींदारी व्यवस्था से था। सूर्यास्त कानून का मतलब भैया जो जमींदार होते थे वह लगान को या टैक्स को या कर को सूर्य के डूबने से पहले वहां पर क्या होता था भैया, अंग्रेजों के पास पहुंचाना होता था, नहीं तो उनकी जमींदारी क्या होती थी, नीलाम हो जाती थी, है ना। अब आइए भैया अगला कौन सी व्यवस्था है, आइए देखा जाता है। तो अगली व्यवस्था की मैं बात करूं तो आप सभी लोग कहेंगे कि अगला कौन सा है, तो आप सभी लोग देखेंगे भैया रैयतवाड़ी है। कौन सा है भैया, रैयतवाड़ी। तो आइए रैयतवाड़ी पर चर्चा और परिचर्चा किया जाता है। रैयतवाड़ी की क्या विशेषता है भैया, तो आप सभी लोग कहेंगे कुल भूमि का 51% कौन लागू था, तो कुल भूमि की अगर मैं बात करूं कि कुल भूमि का कितना परसेंट लागू था, तो 51% लागू था। आप देखेंगे भैया अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मद्रास हो गया, बंबई हो गया, है ना, पूर्वी बंगाल हो गया, असम का कुर्ग जो है कुर्ग वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्र में लगता है। सबसे पहले रैयतवाड़ी अगर बात किया जाए लागू पर कहां पर हुआ, तो कर्नल रीड के द्वारा। किसके द्वारा भैया, कर्नल रीड के द्वारा सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया, जो है 12 महल क्षेत्र में। कहां पर लागू किया गया भैया, 12 महल क्षेत्र में। कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे 1792 में। यानी आप देख रहे हैं 1793 में कौन आया था, जमींदारी व्यवस्था, यानी उसके पहले कर्नल रीड ने 12 महल क्षेत्र में क्या किया था भैया, लागू कर चुका था ना। 1820 में आप देखेंगे मद्रास में लागू किया जा रहा है। 1820 में कहां लागू किया गया था भैया, मद्रास में लागू किया जा रहा है। 1825 में आप देखेंगे बंबई में लागू किया जा रहा है। उसके बाद 1858 तक जाते जाते आप सभी लोग देखेंगे संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है। कहां पर लागू कर दिया जाता है भैया, तो संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में इसे लागू कर दिया जाता है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम सभी लोग नोट डाउन कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को लिख लिया जाता है भैया, है ना। मैं अलग से एक हेडिंग कर रहा हूं भैया रैयतवाड़ी, और वहां पर जो है समझा जाता है। इधर जो है कि भैया जमींदारी व्यवस्था है, ताकि आप सभी लोग बाद में भी वीडियो देखें तो समझ में आता रहे भैया, है ना। चलिए रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी में क्या लिखेंगे भैया, आइए लिखते हैं, लिखे क्या भैया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल भूमि का, कुल भूमि का 51% क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लागू किया गया। कितने क्षेत्र पर भैया, 51% क्षेत्र पर लागू किया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे भैया, है ना। इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में जमीन का भूस्वामी, जमीन का भूस्वामी कृषक को बनाया गया, यानी जो बीच में बिचौलिया कृषक को बनाया गया। समझ में आ रहा है भैया, यानी बीच में जो बिचौलिया का कार्य कर रहे थे उनको हटा दिया गया। अब डायरेक्ट जो है लगान या टैक्स या कर अंग्रेजों को कौन ले जाकर देगा भैया, तो आप सभी लोग कहेंगे कि अब डायरेक्ट लगान टैक्स व कर कौन अंग्रेजों को ले जाके देगा, तो आप सभी लोग कहेंगे जो है स्वयं किसान देगा भैया, है ना।
आइए भैया अगला लिखेंगे पॉइंट आप सभी लोग। सबसे पहले सबसे पहले कब भैया 1792 में कर्नल रीड ने कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को इस व्यवस्था को 12 महल में लागू किया। फिर आप कहेंगे भैया 1792 में 12 महल में लागू कर रहा है, 1820 में मद्रास में, 1820 में कहा लागू कर रहा है किया गया मद्रास में, 1825 में आप देखेंगे जो है बंबई में। कहां पर लागू किया जा रहा है भैया, तो आप कहेंगे बंबई में, बंबई में लागू किया जा रहा है। 1858 तक जाते जाते पूरे दक्कन क्षेत्र में, कहां पर भैया, दक्कन क्षेत्र में लागू कर दिया गया है ना। 1792 में सबसे पहले कर्नल रीड ने इसे 12 महल में लागू किया, 1820 में मद्रास में, 1825 में बंबई, 1858 अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे दक्कन क्षेत्र है ना। अगर कर की बात किया जाए कि कर कितना था, तो कुल लागत की काटने के बाद है ना, आप कहेंगे 1/2% था। कितना था भैया, 1/2% था। 1/2 का मतलब आप समझ रहे हैं भैया, आधा है ना। क्या है भैया, आधा। अब आप लोग सोचिए मेरे प्यारे साथियों, अब इस समय मान लीजिए आप सभी लोग जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग किसान के घर से होंगे, सभी लोग कृषि करते होंगे। आप सभी लोग धान की खेती करेंगे भैया है ना। सोचिए धान की खेती में आपने मेहनत किया, आपने सब कुछ किया, और मान लीजिए 10 जो है कुंटल है ना, 20 कुंटल आपके पास चावल हुआ या धान हुआ। अब भैया कोई आए जबरन आपसे कहे कि बेटा एक काम करो, आधा कर दो, आधा मुझे दे दो, और उसका कुछ भी सहयोग ना रहे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए। आप यही करेंगे कि इनका सर फोड़ दें, लेकिन मजबूरन आप फोड़ नहीं पाए, क्योंकि भाई प्रशासन का सर आप नहीं फोड़ सकते है ना। इससे धीरे धीरे आप देखेंगे। आइए एक और बचा है, उसको भी नोट डाउन कर लिया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है भैया है ना। चलिए अगला कौन सा है, आप सभी लोग कहेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी, आइए समझते हैं महाल का मतलब। अब देखिए भैया बीच में फिर एक बिचौलिया आ गया। महाल का मतलब समझिए, जैसे गांव के आज मुखिया जी होते हैं, गांव के आज प्रधान जी होते हैं, ऐसे गांव के जो महाल होते थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ा और कहा कि एक काम करिए, आप इन लोगों से लगान वसूलिएगा, और हम लोगों तक मेरे प्यारे साथियों क्या कीजिएगा, आसानी के साथ इज्जत इज्जत के साथ क्या करिएगा भैया, पहुंचा दीजिएगा है ना। जैसे आज के मुखिया हैं या प्रधान कह सकते हैं। अगर बात किया जाए क्षेत्र कौन सा था, महालवाड़ी का, तो आप सभी लोग कहेंगे भैया महालवाड़ी के क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब देखिए आया। जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश का सिर्फ 2 क्षेत्र था, यानी महाराष्ट्र में गाजीपुर और वाराणसी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत आप देखेंगे इसका क्षेत्र था, पंजाब प्रांत हो गया, ये था भैया इसका क्षेत्र। और संपूर्ण भूमि का कितने परसेंट क्षेत्र पर लागू था मेरे प्यारे साथियों, तो आप देखेंगे संपूर्ण क्षेत्र का लगभग अगर बात किया जाए 30% क्षेत्र पर क्या था, ये लागू था है ना। और इसके जन्मदाता की अगर बात किया जाए, इसका जन्मदाता महालवाड़ी का
जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। आइए लिखेंगे भैया पहला पॉइंट, इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में भूस्वामी, भूस्वामी जो भूस्वामी महाल को बनाया गया, महाल को बनाया गया, बनाया गया। अगला लिखेंगे भैया क्षेत्र, क्षेत्र की जब बात होगी तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, और कहेंगे भैया पंजाब प्रांत। क्या भैया? पंजाब प्रांत। अगला अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्र हो गया जो है कुल भूमि का 30%, कुल भूमि का 30% क्षेत्र पर लागू, क्षेत्र पर लागू किया गया। आगे अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो आप सभी लोग देखेंगे इस व्यवस्था का जन्मदाता इस व्यवस्था का जन्मदाता, का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था। कौन था भैया? हाल्ट मैकेंजी था। ठीक है भैया। अब अगर बात किया जाए, ये रहा महालवाड़ी व्यवस्था। कर की दर, कर की दर 1/2 था। ठीक है भैया, कितना था भैया? 1/2 था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा जो है आज का इतिहास का सेशन। तो आज यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं मेरे प्यारे साथियों। फिर हम सभी लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए भैया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद भैया।